ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर में आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉन्सिलाइटिस पे, और अब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ईश। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और डॉक्टर साहब का परिचय के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि वो पंजाब में है, मोगा से हैं। आज बाय चांस जयपुर आए हुए थे और आज हम दर्शकों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आपका एक बार फिर वेलकम। थैंक यू। मेहमान हैं आप हमारे। डॉक्टर साहब, टॉन्सिलाइटिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। बतौर वैद्य मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आयुर्वेद में तो लगभग जितनी दुनिया में बीमारियां हैं सबकी व्याख्या है इस गले की इस बीमारी को, जिससे मौसम बदलते के साथ तो आमतौर पर हर 10 में से 8 लोग पीड़ित हो ही जाते हैं। इससे क्या, इस व्याधि को क्या बताया गया है और क्या उपचार है इसका? हाँ जी, इसे नाम दिया गया है तुंडी केरी। तुंडी केरी, तुंडी केरी जैसे कि एक फल लटक रहा होता है एक शाखा से, एक पेड़ से कोई फल लटक रहा है, तो उससे इसकी सिमिलैरिटी शो करते हुए इसे नाम दिया गया तुंडी केरी। क्योंकि जो गले में 2 ग्लैंड पाए जाते हैं, ये एक लटके हुए फल की तरह फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, तो उनका सामंजस्य तुंडी केरी एक लटकते हुए फल के साथ में किया गया है। बच्चों में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि आयुर्वेद में अगर आपने पहले कहीं सुना हो तो वात पित्त कफ करके 3 प्रकार के दोष होते हैं। कहीं ना कहीं सारी बीमारी, बिल्कुल हमारी जो कॉमन करेंसी है डिस्कशन की, हमारा आहार विहार, औषधियां, बीमारियां, दवाइयां, लाइफ, सोना जागना, सब कुछ वात पित्त कफ की ही भाषा में। ये कफ रिलेटेड प्रधान हो गया है। बिल्कुल सही बात है, ये कफ रिलेटेड व्याधि है। बच्चों में ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि आपको मुझे टॉन्सिलाइटिस नहीं हुआ होगा पिछले 20-30 सालों में, क्योंकि ये बच्चों की बीमारी ज्यादा है। बच्चों की एज जो है 15 साल, 0 से 15 साल, वो कफज काल है, वो एज कफ की है, इसीलिए कफ की व्याधि बच्चों में ज्यादा होती है और बड़े लोगों में कम होती है। नहीं, मैं तो अभी भी बच्चा हूं साहब, मुझे तो हो जाती है, मौसम बदलते ही होती है। ओके, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक रहता है, बिकॉज ये फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी है, जैसे ही बैक्टीरिया वायरस एंटर करते हैं गले में तो ये उनको चैलेंज करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को, उनसे फाइट करते हैं। फाइट करने के चक्कर में ये फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, एक बैटल ग्राउंड बन जाता है। तो आयुर्वेद इसको बच्चों में पाई जाने वाली एक प्रमुख कफज व्याधि, कफ और साथ में रक्त मतलब इन्फ्लामेशन, एक इन्फ्लामेटरी बीमारी मानता है, और इसके लिए बहुत प्रकार के उपचार और बहुत प्रकार के प्रिवेंशंस भी आयुर्वेद में विस्तार से वर्णित हैं। क्या क्या उपचार है डॉक्टर साहब को बताएं? उपचार से पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले हम बात करते हैं, अगर हम प्रिवेंशन की बात कर सकें। प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक बड़ा कॉमन लैंग्वेज है, खट्टा ठंडा तला। खट्टी चीज, ठंडी चीज, तली हुई चीज को नहीं खाना है। ये तीनों चीजें कफ को बढ़ाती हैं। कफ को बढ़ाने से गले की इम्यूनिटी कम होती है। ठंडी चीज, आप समझते हैं कि ठंडी चीज किसी भी सरफेस के टच में आने पर उसे नैरो कर देती है, उसमें सिकुड़न पैदा करती है। सिकुड़न पैदा होने से गले में पाए जाने वाला रक्त संचार कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया वायरस सीधा अटैक कर देता है और बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। अगर बढ़िया सप्लाई रहेगी, गर्म चीजों के संपर्क में आने से गले में सप्लाई ज्यादा होगी ब्लड की, तो WBC ज्यादा आएंगे, फाइट अच्छा करेंगे बैक्टीरिया वायरस से, और हमें बीमारी से निजात मिलेगी। तो खट्टी चीज, ठंडी चीज बीमारी को बढ़ाएगी और गर्म पदार्थ जो है वो बीमारी से बचाएंगे हमें। तभी ये सर्दी के मौसम में ज्यादा पाई जाती है बीमारी, गर्मी के मौसम में कंपैरेटिवली कम होती है। गर्मी में भी मैंने देखा है, गर्मी से जब मौसम चेंज होके एकदम से बरसात वाला जो वो एकदम आ जाता है मॉइस्चर एकदम, तब भी इसके कफ वाले बिल्कुल गला लेके बच्चे काफी परेशान। ये मौसम के बदलाव का बड़ा अच्छा आपने एक जिक्र किया। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट आता है ऋतु संधि। ऋतु संधि का मतलब है जब ये 2 ऋतुएं जुड़ती हैं, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, बरसात, ये सब जब चेंज ओवर होता है तब हमारी इम्यूनिटी विशेष तौर पर कमजोर होती है। उस कमजोर इम्यूनिटी का फायदा उठाते हुए बैक्टीरिया वायरस हमारे गले में टॉन्सिल को पकड़ लेते हैं और टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो ऋतु संधि के साथ इसका, ऋतु बदलने के साथ में बहुत बड़ा लिंक है। पेट के साथ बहुत बड़ा एसोसिएशन, अगर आपका पेट ठीक नहीं रहेगा तो भी टॉन्सिलाइटिस होने का बहुत ज्यादा अच्छा खतरा रहता है। वगैरह ही रहती है, इनडाइजेशन। हाँ जी, इनडाइजेशन। आयुर्वेद में कंसेप्ट है अग्नि। अग्नि का मतलब जैसे हम किचन में आग होती है, गैस होती है, वो खाने को पकाती है, वैसे हमारे शरीर में एक आग होती है, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म होता है जो कि हमारे आहार को पचाता है। वो अगर मेटाबॉलिज्म वीक हो गया तो कोई भी बाहर की कोई भी ताकत, बैक्टीरिया वायरस हमको जल्दी से दबोच लेते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। तो डाइजेशन को ठीक रखना भी टॉन्सिलाइटिस इन पर्टिकुलर या इन जनरल किसी भी व्याधि से बचने के लिए डाइजेशन को ठीक रखना आयुर्वेद का पहला उद्देश्य और पहला उपदेश है। अच्छा, अब इसमें जो बहुत जरूरी चीज है कि भाई आप कौन कौन से वो काढ़े, कौन सी औषधियां जो काम आ सकती हैं, और दूसरा अपन घरेलू नुस्खे की भी बात करेंगे, घर में मौजूद चीजों में क्या क्या हो सकता है जो फायदा पहुंचाए। हाँ जी,
सबसे पहले प्रिवेंशन को ही कंटिन्यू करते हुए ठंडी चीजों से परहेज बहुत जरूरी है। आजकल एक फैशन बन गया है कि लोग गर्मियों में भी बहुत ज्यादा एसी को ठंडा करके और गर्मियों में भी कंबल लेके सोते हैं। दिस इज फैशन कि हम तो 16 डिग्री पर अपना एसी रखते हैं और हम तो रजाई लेके सोते हैं। दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको आर्टिफिशियल चीजों से, स्पेशली एसी और फ्रिज और कूलर, इनसे दूर रहना चाहिए। इनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना बीमारी को बढ़ाएगा, गले की इम्यूनिटी को कम करेगा। टेम्परेचर आपको थोड़ा हाई रखना चाहिए। ये तो हो गया रहन सहन। उसके अलावा खान पान में बर्फ की चीजों को खाना, फ्रिज के चिल्ड ड्रिंक लेना, ठंडी चीजें खाना भी गले में ब्लड सप्लाई कम करके टॉन्सिलाइटिस को पैदा करते हैं। थोड़े गर्म, नॉट एग्जैक्टली बॉइलिंग, लेकिन वार्म पोटेंसी और थोड़े हाई टेम्परेचर, थोड़े ज्यादा टेम्परेचर वाले जो अन्न और ड्रिंक हैं वो टॉन्सिलाइटिस में फायदा करते हैं। तो बचने के लिए अगर हम काढ़ों वगैरह की बात करें तो 2-3 चीजें जो सबसे पहले हमारे किचन में अगर मैं याद करूं जो आती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हल्दी। हल्दी का, जैसा आपने बताया कि आपको इस एज में भी बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है, तो अगर आप 6 महीने रोज सुबह उठ के गर्म पानी के साथ हल्दी और शहद ले लें, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच हल्दी अगर आप रोज सुबह गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ ले लें, तो आई बिलीव के 6 महीने के बाद में आपको अगली हमारी मीटिंग में आप बोलेंगे कि टॉन्सिलाइटिस अभी कभी नहीं हुआ आपको। हल्दी, मुलट्ठी के टुकड़े को चूसना, अदरक का रस और शहद, ये 4 तो अमृत हैं। मैंने मुलेठी बहुत खाई है, जब मुझे बार बार होते थे। हाँ जी, हाँ जी, तो मुलेठी मुंह में ही रखता था उस टाइम। तो बिल्कुल बिल्कुल मुलेठी। इसके अलावा तुलसी जो है वो बहुत ही इसमें रामबाण है। तो जो कॉमनली हम किचन में से एडवाइस करते हैं वो हम बोलते हैं कि भी 1 चम्मच तुलसी का रस, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस और थोड़ा मुलट्ठी का पाउडर मिला के और वो बच्चा चाटता रहे। आयु के हिसाब से वो दिन भर में 2-3 चम्मच से लगाकर और ज्यादा भी ले सकता है। अगर एज बहुत कम है तो कम भी ले सकता है। वो वैद्य डिसाइड करता है कि उसे कितनी मात्रा लेनी है। लेकिन ये किचन में पाई जाने वाली एक बहुत ही अचूक कॉम्बिनेशन है। काम तभी करेगा जब आप फ्रिज और एसी का प्रयोग या दुरुपयोग अगर आप कम कर देंगे। सही कह रहे हैं जी। कोई ऐसा कोई काढ़ा जैसे अपन बात कर रहे थे जिसमें इन सब का रस मिला हुआ कुछ ऐसा हो? हाँ जी, ऐसा एग्जैक्टली हम लोग कोई पर्टिकुलर ब्रांड का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन बनफशा का काढ़ा है और मुलट्ठी को हम लोग खुद अपना मुलट्ठी का काढ़ा हम लोग घर पे बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ पाउडर्स आते हैं जिनमें तालीशादी पाउडर और सितोपलादी पाउडर, सितोपलादी मिश्री और छोटी इलायची और दालचीनी वगैरह के साथ ही पाउडर बनता है सितोपलादी। ये बहुत ही सटीक और बहुत ही कारगर रहते हैं ऐसे बच्चों को शहद में मिला के चाट के देने के लिए। तो मतलब कुल मिलाकर घूमकर वो जैसे सारी बीमारियों का कहीं ना कहीं जड़ आ जाती है आपकी लाइफस्टाइल और आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं जबरदस्ती का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्ट्रेस और ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, हर साइंस ने प्रूव की है कि कैसे स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, कैसे इंडाइजेशन आपकी इम्यूनिटी को कम करता है जी। और ये नई बात निकल कर जो आपने बताई कि खाना ओवर ईटिंग नुकसान पहुंचाती है सब में, ये इसको मैं टॉन्सिलाइटिस से थोड़ा हटते हुए 1 मिनट इस पर लेना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। हमारी एजिंग, हम बूढ़े क्यों होते हैं, हम पर्टिकुलर बीमारी से ग्रस्त क्यों होते हैं, मृत्यु क्यों होती है, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा साइंटिफिक कारण आज तक निकल के सामने आया है, जिसे कि दुनिया ने स्वीकार किया है, वो है अ थ्योरी ऑफ फ्री रेडिकल अटैक। हमारी बॉडी में कुछ ऑक्सीडेंट बनते हैं, थोड़े ऑक्सीडेंट बनते हैं, उनको तो हमारी बॉडी टैकल कर सकती है। एसओडी वगैरह एंजाइम्स आते हैं, उनसे हमारा एंजाइम सिस्टम जो है कंट्रोल में रहता है और हमें ज्यादा फ्री रेडिकल नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर हम फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा बनेंगे और जिनका सबसे बड़ा सोर्स है ओवर ईटिंग, हम अगर अपनी भूख से ज्यादा खाना खाएंगे तो जो एक्स्ट्रा खाना खाया है वो फ्री रेडिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी आयु को कम करेगा, बहुत सारी बीमारियों को इन्विटेशन देगा जी। तो फ्री रेडिकल से बचने के लिए आपको थोड़ा सा अंडर ईटिंग करना पड़ेगा। आयुर्वेद ने बोला है आप अपनी भूख के या अपने पेट के 4 भाग कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। 2 भाग सॉलिड खाने से भरिए, 1 भाग लिक्विड से और 1 भाग गैस के लिए खाली छोड़ दें, मतलब वायु के मूवमेंट के लिए खाली छोड़ दीजिए। मतलब कि अपनी भूख का 25% खाना कम खाइए, वो व्यक्ति सबसे हेल्दी रहेगा। उसको कोई भी मतलब आप ये सारे उसकी जड़ी और होता है ये स्वाद में हम अक्सर ज्यादा खा जाते हैं। चलिए वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है, मैं डॉक्टर ईश का थैंक्स कहूंगा। वो पंजाब से आए हुए थे, आज उन्होंने काफी हमारे लिए समय निकाला और जब भी आप जयपुर आए हम आपको कष्ट देंगे। आज के लिए हेलो डॉक्टर में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी, एक नई चर्चा, कुछ नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए शाम 5 बजे हेलो डॉक्टर।